हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स के इस क्लास में हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान फेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के लिए हमारा एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं इसके अंदर क्लियर कर दूं। देखें, अगर आप ये एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर ऐसे के ऊपर हमारी ओरिएंटेशन क्लास है, आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। वो ओरिएंटेशन क्लास आप लाजमी लेकर आए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हम इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी डिटेल जो है वो आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं डियर एस्पिरेंट्स कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह जो है यहां पर फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी बहुत सारी रीजंस ढूंढ चुके होंगे, आपने सर्च भी की होंगी, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग उस वक्त तक आपकी फास्ट नहीं हो सकती जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है। अब यहां पर एग्जांपल देना चाहूंगा। देखें, एक इवेंट की बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 की। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, एग्जांपल ले रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन वर्ल्ड वॉर 2 के रिलेटेड आ जाता है, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के हम इसको किस तरह रिलेट कर सकते हैं। देखें, अगर आपको इवेंट के बारे में क्लैरिटी ही नहीं है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं है, आपका नॉलेज पॉलिश ही नहीं है, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आप कॉजेज लिखने बैठे हैं, लेकिन आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर स्टक हो जाती है। वजह क्या है? क्योंकि आपको यहां पर क्लैरिटी नहीं है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कॉजेज के बारे में पता ही नहीं है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी उस वक्त फास्ट होगी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है, और पूरे के टॉपिक के अबाउट आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन होगी, तब भी आपकी जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट हो सकती है। आपको चीजें बार बार यहां पर पढ़ना पड़ेंगी, चीजों को रीड करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, हाथों से गुजारना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशंस लेनी पड़ेंगी, आपको सुनना पड़ेगा आपको, तब जाकर जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपका नॉलेज पॉलिश होगा, इससे क्या होगा, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट होगी। देखिए, आप आइडियाज क्यों नहीं डेवलप कर पाते? आइडियाज तब डेवलप होंगे ना जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, जब एक इवेंट के बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह फास्ट कर लेंगे, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं जब जो बात कर रहा था कि यहां पर जब आप आंसर कर रहे हो, जब आपको कॉजेस का नहीं पता वर्ल्ड वॉर 2 की, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर क्या होती है, आपके स्टक होकर रह जाती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे फास्ट होगी? वही चीज अगर आपको क्लियर होती, इवेंट आपको पूरा पता होता वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, इसके जो है वो कॉजेस का पता होना चाहिए, का इंपैक्ट का पता होना चाहिए, का इसका किस तरह जो है इसको रोका गया वर्ल्ड वॉर 2 का, सारी चीजें आपको पता होती, कौन सी लीडरशिप थी, कौन सी लीडरशिप ने अपना रोल प्ले किया, हर चीज के बारे में अगर आपको पता होता तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी यहां पर फास्ट होती। ठीक है, कॉजेस जल्दी से आ रही होती कि ये कॉजेस है, उसके बाद नेगेटिव इंपैक्ट, अच्छा ये नेगेटिव इंपैक्ट है, अच्छा ये लीडरशिप थी, इस तरह जो है यहां पर सुलह होते हुए मैं नजर आई, इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 को यहां पर रोका गया। फिर यहां पर जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो अटैक हुए। ठीक है, अब A to Z चीजें अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता होंगी तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी फास्ट होगी, क्योंकि आपको यहां पर उस इवेंट के बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इसीलिए आपका ब्रेन जल्दी चीजों को पिक कर पा रहा है। देखें, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो आपका ब्रेन उस चीज को कैसे पिक करेगा, कैसे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग यहां पर फास्ट होगी? तो चीजों के बारे में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट करने का एक ही हल है यहां पर, और वो है आपको चीजों के बारे में मुकम्मल, कंप्लीट जो है यहां पर इंफॉर्मेशन होना।
ताकि आप जब लिखने बैठे तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट उस वक्त होगी, चीजें याद होंगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आप चीजों को क्या करेगा, ब्रेन जल्दी से पिक करता जाएगा, और जल्दी जब ब्रेन पिक करेगा तो आप यहां पर लिखते भी जल्दी जाएंगे, आपकी राइटिंग स्पीड भी यहां पर बढ़ती जाएगी। तो आई होप आपने इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर डेली बेसिस के ऊपर जो हम यहां पर डॉन न्यूज़पेपर के एनालिसिस को कवर कर रहे हैं। अब यहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यहां पर जो नोट्स मेकिंग कर रहे हैं, वो यहां पर ब्लंडर मार रहे हैं कि एक ही नोटबुक के अंदर क्या कर रहे हैं, सारी चीजें ऐड करते जा रहे हैं, और जब यहां पर आंसर लिखने बैठते हैं तो मसला क्या रहा है, सर हम तो यहां पर आपका मटेरियल जो है वो पुट ही नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं चल रहा। भाई कैसे यहां पर पुट कर पाएंगे, जबकि मैंने पहले भी बोला है कि आपने टॉपिक को यहां पर जो है वो सेग्रीगेट करके अलग अलग करके आपने उनके ऊपर नोट्स मेकिंग करनी है, मटेरियल पुट करना है एक टॉपिक के रिलेटेड जो जो हम यहां पर इधर डिस्कशन कर रहे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, जो हमारा एनालिसिस रहता है, चाहे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, रीजंस हैं, कॉजेज हैं, स्टैट्स हैं हमारे, ठीक है, पॉलिसी मेजर्स है, सजेशंस है, रेमेडीज है, ये सारी चीजें आप उस टॉपिक के नीचे ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मिडिल ईस्ट वाला मामला चल रहा है, यहां पर यूएसए, ईरान और इजराइल वाला, तो यहां पर हमने ए टू जी चीजों को, हर डेवलपमेंट को जो है यहां पर इन डेप्थ जाकर जो है कवर किया हुआ है। तो वो सारी चीजें आप डेट वाइज जो है यहां पर ऐड करते जाएंगे तो आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। अब यही टॉपिक अगर मिडिल ईस्ट के रिलेटेड चाहे करंट अफेयर में पूछा जाए, चाहे पाकिस्तान अफेयर में पूछा जाए, चाहे ऐसे के पेपर में भी आ सकता है, ठीक है, जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर हमें यहां पर डेवलपमेंट्स देखने को मिली, जिस तरह हमें वॉर देखने को मिली, जिस तरह यहां पर इनेक्सेशन देखने को मिली, जिस तरह हमें यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखने को मिला बाय इजराइल, तो वो सारी चीजें आप ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एक टॉपिक के रिलेटेड हमारी डेली बेसिस के ऊपर डिस्कशन तो नहीं होती, लेकिन यह है कि जब जब यहां पर हम डिस्कस करते हैं चीजों को, तब तब जो है आपने ऐड करते जाना मटेरियल उस टॉपिक के नीचे। इकॉनमी है, क्लाइमेट चेंज है, एआई है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेटिक अप्रोच है, बैलेंसिंग एक्ट है, मिडिल ईस्ट वाला मामला है, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उसके बाद ग्लोबल पावर्स को लेकर है। आप ये समझे कि रीजनल लेवल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है, उन डेवलपमेंट्स को हम डेली बेसिस के ऊपर कवर कर रहे हैं। तो आई होप आपने इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट, आप यूं कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के लिए हम एक स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। आज जो हमारे पास स्टेटमेंट है बेसिकली ऑस्कर वाइल्ड। अब ऑस्कर वाइल्ड यहां पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आ गुड फ्रेंड ऑलवेज स्टैब यू इन द फ्रंट। जो आपका सच्चा दोस्त होगा ना, वो जो भी बोलेगा आपके मुंह के ऊपर बोलेगा, ठीक है, लेकिन जो आपका गुड फ्रेंड नहीं है, वो हमेशा आपके जो है वो क्या करेगा, यहां पर पीठ पीछे जो है वो बातें करेगा। तो यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, कोई भी किसी का दोस्त नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है। एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट का कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। अब यहां पर एग्जाम्पल देता हूं कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। देखें, दो दोस्त है, अगर एक का यहां पर क्लियर हो जाता है तो जिसका क्लियर होता है वो जिसका नहीं क्लियर होता कभी उसको सलाम भी नहीं करेगा, उसको मुंह लगाना भी पसंद नहीं करेगा। क्या दो दोस्त है वो अपनी यहां पर एलोकेशन कंप्रोमाइज कर सकते हैं? आप यह समझ लें कि एस्पिरेंट के दरमियान में यहां पर जो है वो चाइना और यूएसए वाला कंपटीशन होता है। कोई भी आपको अपनी एलोकेशन नहीं देगा, कभी भी एस्पिरेंट्स एक दूसरे के ट्रू फ्रेंड्स नहीं हो सकते। वो तब भी ट्रू फ्रेंड उनकी रहेगी जब दोनों यहां पर क्लियर करेंगे, दोनों की एलोकेशन हो गए, देन उनकी दोस्ती यहां पर जो है वो हमें नजर आ सकती है। अदरवाइज एक अगर ड्रॉप हो गया ना, एक की एलोकेशन कंप्रोमाइज हो गई, एक की एलोकेशन हो जाती है, तो समझ लो कि वो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है, गुड फ्रेंड नहीं है। उसने आपको बुलाना ही नहीं है, उसने आप लोग को मुंह ही नहीं लगाना, सीधी सी बात है। तो एस्पिरेंट सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर कोई किसी का गुड फ्रेंड नहीं है, और यह चीज मैं लिख कर भी दे सकता हूं। किस तरह? मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अगर दोनों का पास ना हो जाए, दोनों की एलोकेशन ना हो जाए, तब तक ठीक है। अगर एक की यहां पर हो जाती है ना एलोकेशन, दूसरे की नहीं होती, तो मैंने पहले ही बताया कि वो उसको सलाम भी नहीं करेगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका कंपेटिटर है, वो आपका मुकाबला है भाई। उसके मेन एग्जाम के अंदर कैसे वो अपनी एलोकेशन आपको दे सकता है?
कभी भी नहीं देगा। तो सच्चा दोस्त जो आपको आज अब मिल रहे हैं ना, जो आपके प्रेपरेशन के अंदर इकट्ठे चाय पी रहे हैं, ये कर रहे, भाई ठीक है, यहां तक डिस्कशन की हद तक ठीक है सारी चीजें, लेकिन गुड फ्रेंड नहीं हो सकते आपका एस्पिरेंट। एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट का गुड फ्रेंड नहीं हो सकता। उसकी रीजन आपके सामने ही है। फिर आप अपने किस्मत को बैठ के रो रहे होते हैं कि भाई अब तो ये सलाम भी नहीं करता, अब इसका क्लियर हो गया, एलोकेशन हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या देते हैं, आप उसको दवाइयां देते हैं। तो उससे बेटर है कि अपने वो प्रेपरेशन के ऊपर फोकस रखें, ठीक है। तो एस्पिरेंट हमेशा जो है एक दूसरे का कंपेटिटर होता है, दोस्त नहीं होता। कंपटीशन है भाई उसका, वो कभी भी एलोकेशन नहीं देगा आपको। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा ना आज, वो है बेसिकली यहां पर ईरान रिमेनिंग 2 वाउस की बात की जा रही है। अब 2 वाउस क्या है यहां पर, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, अब अगर देखा जाए तो यहां पर जो सुप्रीम लीडर यहां पर जिनकी असैसिनेशन हुई 28 फेब को, यहां पर इनके 4 अहद थे। 4 वाउस की, वाउस का मतलब क्या होता है, यहां पर अहद की बात की जा रही है। अब अहद क्या थे, ये 4 अहद को आपने अंडरस्टैंड करना है। और यहां पर कहीं ना कहीं पर 2 तो कंप्लीट हो चुके हैं, 2 अभी बाकी है, और वो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाए, वो भी अहद पूरे हो जाए ईरान के, ठीक है। द आइडियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। आइडियोलॉजिकल जो यहाँ पर एनाटॉमी बेसिकली होती है, यहाँ पर जो आप कह लें कि नजरियाती जो हमें शक्ल नजर आती है जो रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, खमेनेई 4 वॉर्स की बात की जा रही है एंड द पोस्ट इंपीरियलिस्ट शिफ्ट जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। अब ये इंपोर्टेंट पता है क्या रहे यहाँ पर, इसके अंदर वो खमेनेई के जो 4 वॉर्स हैं, जो 4 अहद थे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से 2 अहद थे जो पूरे यहाँ पर हो चुके हैं और 2 अभी बाकी हैं। ये एक जनरल एनालिसिस रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अंदर हम इंडिया को भी डिस्कस करेंगे, इजराइल को भी करेंगे, पाकिस्तान का भी आएगा, ठीक है, रशिया का भी आएगा, और यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप जिनकी असैसिनेशन हुई है उनको भी हम ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर मेन मुद्दा रहेगा बेसिकली जो आपका 4 अहद की बात की जा रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड टॉपिक है आ न्यू डील। आपको पता है कि यहाँ पर यूएसए और ईरान के दरमियान में इलेक्ट्रॉनिकली जो है यहां पर साइन कर लिया गया है एग्रीमेंट को, और फॉर्मली अगर देखा जाए तो इसकी जनेवा के अंदर मीटिंग होने जा रही है यहां पर 19 जून के अंदर, 19 जून को बेसिकली फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ट्रंप कहता है या तो मैं खुद शामिल होऊंगा, यहां पर जेडी वैंस जो है वाइस प्रेसिडेंट यहां पर साइन करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली 14 पॉइंट्स हैं। कितने हैं? 14 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर गौर व फिक्र चल रही है। यहां पर देखें, सबसे पहले अगर देखा जाए न्यू डील की बात की जाए तो यहां पर JCPOA जैसे भी पहले भी यहां पर एग्रीमेंट हो चुके हैं 2015 के अंदर बराक ओबामा के दौर में, जिसको 20 मंथ लगे थे। यहां पर 2016 के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, 2018 के अंदर ट्रंप ने दोबारा विड्रॉ किया, जो बाइडेन ने फिर दोबारा इसके अंदर एंट्री की, दोबारा यहां पर जो है वो ट्रंप की तरफ से यहां पर विड्रॉ किया गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है अंडरस्टैंड करने वाली, कि जो भी यहां पर कह ले कि ये एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है 19 जून को फ्राइडे वाले दिन, और ये है आपका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो 14 पॉइंट्स क्या है, थोड़े से मैं वो उसके ऊपर भी आपको ओवरव्यू दूंगा, लेकिन अब अगर देखा जाए तो पब्लिकली जो है यहां पर पब्लिश नहीं हुए, ठीक है। आपको वैसे तो मीडिया के ऊपर या देखने को मिलेंगे अभी, लेकिन जैसे ही वह कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारे पास एग्रीमेंट आएगा, जो यहाँ पर डिस्कशन होगी, पब्लिश होगा, तो देन हम यहाँ पर उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, पूरी डिबेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारा एनालिसिस रहने वाला है, और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है कि ये जो अभी यहाँ पर 60 के अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, तो उनके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से हटकर जो है अगर देखा जाए तो रीबिल्डिंग ईरानियन ट्रस्ट, असेसिंग द लॉन्ग हॉरिजन ऑफ द पोस्ट JCPOA डिप्लोमेसी। आप ये समझ लें कि ये आपका पोस्ट JCPOA ये डिप्लोमेसी में देखने को मिल रही है, जो अभी यहाँ पर जेनेवा के अंदर बेसिकली साइन होगा। तो JCPOA के ऊपर भी ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो अभी चल रहा है इसका क्या फ्यूचर हो सकता है,
जिस तरह भी जिस पूरा साइन किया गया दोबारा उसको विड्रॉ कर लिया गया यूएसए की तरफ से। क्या ये जो भी एग्रीमेंट होगा, जो 60 डे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है, परमानेंट सीज फायर की तरफ जो जाने की बात की जा रही है, क्या यहाँ पर एग्री होगा? यहाँ पर लेबनान का यहाँ पर जो अभी सूरत हाल है, और यहाँ पर इजराइल रेडी नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर लेबनान से नहीं निकलना चाहता, वो तो ओपनली स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पर। अब यहां पर ट्रंप की तरफ से मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि भाई क्रिटिसाइज किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को कि भाई यहां पर जो अटैक किया गया लेबनान के अंदर वो बेसिकली बिल्कुल मीनिंगलेस है, वो नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर जो वो कहे कि बेंजामिन नेतन्याहू आपका रेडी नहीं है कि भाई ये जो है सीज फायर होनी चाहिए, हमें अकेला छोड़ दिया। ठीक है, एक चीज तो ये। थर्ड नंबर पर है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बजट 2026 और 2027 को लेकर अभी बड़ी डिबेट चल रही है। ठीक है, अब यहां पर जो नेशनल असेंबली का हम बार बार कहते हैं कि रबड़ स्टैंप बन चुकी है, यहां पर साइन मोहर करने क्या मोहर लगाने की हद तक जो है हमें देखने को मिल रही है। देखिए पार्लियामेंट आपके होती क्या है, यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, आपका डेमोक्रेसी क्या है, इज द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो यहां पर क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो लोग यहां पर इलेक्ट किए जाते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं और यहां पर इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। लेकिन यहां पर कुछ और ही हो रहा है। लेकिन बजट के ऊपर जो 12 जून को यहां पर डिबेट हुई है उसके ऊपर डिस्कशन रहेगी कि ये यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ये टोटली जो बजट तैयार किया गया है अकॉर्डिंग टू IMF's कंडीशंस। अब यहां पर क्या रिलीफ दिया जा रहा है आम जनता को, उसके ऊपर भी हमारे डिस्कशन रहने वाली। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, आप ऐड करेंगे। बियॉन्ड द नंबर द यूथ बल्ज सब नेशनल रेजिस्टेंस लिंकिंग स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक डेफिसिट टू पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, पूरा जनरल एनालिसिस करने वाले हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इसी बजट को नाम दिया गया है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, और भाई ये साइन करने की बात की गई है। तो कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं और किस बेस के ऊपर इसको बेसिकली चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहा जा रहा है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। द बाइकैमरल ग्रिडलॉक की बात की जा रही है, पॉलिटिकल सिंसेरिटी वर्सेस टैक्टिकल पोस्चरिंग ओवर द इकोनॉमिक पैकेट। इकोनॉमिक पैकेट किसकी बात की जा रही है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जो बजट की बात की जा रही है यहां पर। तो ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट डिबेट रहेगी। 4 टॉपिक्स हैं, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इनको नोट करना है। लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर जितने भी डान न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये हमारे कितने वर्ड्स होते हैं, 10 होते हैं। 10 + 2 हमारे सिनोनिम्स हैं, 2 हमारे पास एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम मूव करते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, आइडियोलॉजिकल जो हमारे पास एनाटॉमी ऑफ रेजिस्टेंस। खमेनाइज 4 वाव्स की बात की जा रही है कि जो 4 अहद थे जो ईरान के, वो क्या थे, 2 पूरे हो चुके हैं, 2 रिमेनिंग है, इनके ऊपर हमारी डिबेट रहने वाली है। पोस्ट इंपीरियलिस्ट शिफ्ट भी हमें जो देखने को मिला, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। यहां पर अगर देखा जाए तो जेडी वैंस ने भी यही कहा था कि भाई जियोपॉलिटिकल रीऑर्डरिंग हमें देखने को मिल रही है, जोग्राफियाई सियासत में एक न्यू हमें यहाँ पर रद्दोबदल देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए आइसोलेशन ऑफ टेल अवीव की बात की जा रही है कि भाई एक तरफ तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको पता है कि 19 जो है यहाँ पर जून को जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन हो रहा है आपका। ठीक है, वो नेक्स्ट हम टॉपिक के अंदर क्लियर कर लेंगे, लेकिन वो दोनों टॉपिक आप समझ लें कि सेम ही रहेंगे, एक ही मिडल ईस्ट के जो है वो अबाउट हैं। और यहाँ पर स्पेशली अगर बात की जाए तो ईरान और यूएसए की जो वॉर को लेकर या उसके एग्रीमेंट को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पर जो 19 जून को यहाँ पर एग्रीमेंट होने जा रहा है, एक तो चीज़ हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि इजराइल पूरा जो है यहाँ पर आइसोलेशन का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह यहाँ पर इजराइल ने मिडल ईस्ट के अंदर जेनोसाइड की यह कहा जा रहा है, उसके बाद अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारा पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं है भाई, यहां पर हमारा पर्पस है एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करना। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहां पर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स अगर बात की जाए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, तो एक चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अभी इजराइल को यहां पर आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर जेनोसाइड की और 70,000+ यहां पर पैलेस्टीनियंस को यहां पर जो वो कह लेके कत्ल किया गया या उनकी किलिंग देखने को मिली। ठीक है, तो यहां पर जेनोसाइड भी आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिली। तो अब अगर देखा जाए तो द ऑल बट साइंड परमानेंट अगर देखा जाए पीस एग्रीमेंट बिटवीन वाशिंगटन एंड तेहरान लीव्स इनके राइट विंग यहां पर आइसोलेटेड इजराइल। आपको पता है कि राइट विंग वाले बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। अब राइट विंग वाले कौन है, एक तो आपका यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी है ट्रंप वाली, दूसरा यहाँ पर इजराइल वाली, थर्ड अगर देखा जाए तो मोदी वाली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बीजेपी। तो अब ये क्या है, ये राइट विंग हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो कंजर्वेटिव होती है बेसिकली। ठीक है, तो एक चीज तो ये भी है।
उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर कैटलिस्ट फॉर ब्रिक्स आते हैं, 4 अहद की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे वही रहने वाले, थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। कैटलिस्ट फॉर ब्रिक्स की बात की जा रही है। अब यहां पर बात की जा रही है इंडिया की। देखा, यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड करना है। एक तरफ इंडिया जो है वो किसके क्लोज है? इजराइल के क्लोज है। और 48 आवर्स, कितना 48 आवर्स यहां पर मोदी ने क्या किया था, बेसिकली इजराइल का विजिट किया। और 48 आवर्स के बाद यहां पर 28 फेब को यहां पर अटैक देखने को मिला इजराइल और यूएसए का। एपिक फ्यूरी ऑपरेशन स्टार्ट होता हुआ नजर आया ईरान के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो मोदी की गवर्नमेंट जो है यहां पर इजराइल के काफी करीब नजर आती है। अब चैलेंज ये आ रहा है कि ब्रिक्स की जो यहां पर मीटिंग हो रही है वो सितंबर के अंदर इंडिया होस्ट कर रहा है। और ब्रिक्स के जो मेंबर है वो आपको पता है कि एक तो आपके गल्फ स्टेट से भी, ईरान भी उसके अंदर शामिल है, उसके बाद रशिया है, चाइना है। और अभी जो है यहां पर ब्रिक्स के कितने मेंबर हो चुके हैं ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। अगर आप पूरा लेक्चर ले रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो मुझे बताएंगे कि बेसिकली यहां पर इसके कितने मेंबर हो चुके हैं अभी ब्रिक्स के। पहले तो इसके 5 मेंबर थे, अब कितने हो चुके हैं। ठीक है, वो आप बताएंगे। अब यहां पर देखना यह है कि इंडिया यहां पर क्या करता है। बेसिकली एक तरफ तो यहां पर इजराइल के साथ रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ यहां पर जो है वो यूएसए के करीब भी हमें नजर आया, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी हमें देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद जॉर्ज बुश को भी यहां पर जो है इंडिया के दौरे करते हुए नजर आया, मनमोहन सिंह ने भी यहां पर उसको गले लगाता हुआ नजर आया। और इस तरह की बहुत सारी हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिली। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए जो डेसिफरिंग अगर देखा जाए ईरान रेवोल्यूशनरी ऑथ्स की बात की जाए, मर्गे बर्ड, यहां पर जो 4 अहद की बात की जा रही है वो 4 अहद कौन कौन से हैं, अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बेसिकली लेसन ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट, इस चीज को भी देखेंगे। ठीक है, अब 4 हिस्टोरिकल वॉर्स की अगर बात की जाए, देखें इसके अंदर जो है वो कह ले कि ईरान ने अगर देखा जाए आयतुल्लाह खमेनी अगर देखा जाए अर्ली कंसोलिडेशन जब से यहां पर पावर के अंदर है, तो यहां पर 4 अहद हमें देखने को मिले ईरान के, जो इनके हमें नारे भी देखने को मिले। सबसे पहले अहद यह था कि भाई डेथ टू जो है यूएसएसआर अचीव्ड बाय सोवियत कोलैप्स। अब यहां पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या था, यहां पर यूएसएसआर बात की जा रही है, यहां पर जो है सोवियत यूनियन की। तो यहां पर जो है सबसे पहले अहद था कि ईरान का कि भाई ये यूएसएसआर का यहां पर खात्मा होना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये आपको पता है कि यूएसएसआर जिस तरह हमें यहां पर कहले कि अफगानिस्तान के अंदर एंटर होता हुआ नजर आया, ठीक है, और ये 10 ईयर तक रहा। और उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते थे मोहम्मद नजीबुल्लाह, जिसको बाद में 1996 के अंदर जब यहां पर तालिबान ने दोबारा कैप्चर किया अफगानिस्तान काबिल को, तो उसको घसीट कर यहां पर जो है लटका दिया गया। ठीक है, नजीबुल्लाह की बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंट ऑफ यहां पर अफगानिस्तान। ठीक है, अब अगर देखा जाए यहां पर सबसे पहले तो यूएसएसआर का उसका कोलैप्स हुआ 1991 के अंदर। कब हुआ? यहां पर 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। तो आप समझ लें कि ये एक ईरान का अहद यहां पर पूरा हो गया। अब बात करते हैं डेथ टू सदाम हुसैन की बात किया, अचीव्ड आफ्टर 2003 वेस्टर्न इन्वेजन। अब ये सदर सदाम हुसैन के अगेंस्ट क्यों थे? बेसिकली ये क्यों चाहते थे कि इनकी भी मौत हो? यहां पर ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है भाई इनका अहद यह था कि ये सदर सदाम हुसैन भी हमारे सर से उतर जाए। अब यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड कर, आपको पता होगा कि यहां पर यह 5th प्रेसिडेंट था बेसिकली, यहां पर किसका? इराक का यह 5th प्रेसिडेंट था। और यहां पर इराक और ईरान के दरमियान में जो हमें इराक वर्सेस ईरान के दरमियान में जो वॉर हमें 1980s के बाद देखने को मिली, जो 1 डेकेड तक आपकी जारी रही। कितने? 1 डेकेड तक। और डेकेड अगर देखा जाए तो यहां पर तकरीबन 8 ईयर तक जो है वॉर जारी रही, किसके दरमियान में? और ये प्रेसिडेंट कौन था? सदर सदाम हुसैन। तो इसलिए जो है यहां पर कहा जाएगा सदाम हुसैन भी वो सर से उतर जाए। तो यहां पर जो है 8 साल तक जो है इराक और ईरान के दरमियान में वॉर लगी रही। और आपको पता है इराक को किसने सपोर्ट किया? यहां पर यूएसए ने सपोर्ट किया। और वही यूएसए 2003 के अंदर जब रजीम चेंज वाला मैटर हुआ यहां पर इराक के अंदर, तो किसने अटैक किया? यूएसए ने। वही वेस्टर्न आपके देखने को मिलेंगे कंट्रीज। और 2006 के अंदर आपके सामने था जो हाल हुआ सदर सदाम हुसैन का। तो यहां पर 2 अहद पूरे हो गए ईरान के। ठीक है, थर्ड वन की बात की जा रही है यहां पर डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल की बात की। बेसिकली यहां पर डेथ टू अमेरिका इट डजंट मीन कि यहां पर जो है लोगों को मारना, बल्कि यहां पर जो इंपीरियलिस्टिक इसका रूल है उसका खात्मे की बात की जा रही है। और यहां पर बात की जा रही है डेथ टू इजराइल का मतलब यह कि आइसोलेशन का शिकार हो जाए पूरा इजराइल, ये बेसिकली अहद की बात की जा रही है।
ठीक है। तो अब यूएसए की कहीं ना कहीं पर जो बात की जाती है ना, हेजमनी यहां पर डिक्लाइन हो रही है कुछ कह लें कि डेवलपमेंट्स की वजह से। हालांकि यूएसए की अभी भी हेजमनी यहां पर डिक्लाइन नहीं हो रही है, उसकी मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर दोनों हमें देखने को मिलती है, एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। तो बाकी वर्ड्स हैं जो मैं यहां पर नहीं पढ़ना चाहता, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यह है कि यहां पर अगर देखा जाए तो इसके अंदर काफी क्रिटिसिज्म हार्श किस्म का है, लेकिन हमारा पर्पज है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, एजुकेशनल पर्पज है हमारा, एग्जाम ओरिएंटेड इसका एनालिसिस रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन रहेगी, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 4 अहद की बात की जा रही है ईरान के बेसिकली। तो अब कहीं ना कहीं पर जो हेजमनी है यहां पर यूएसए की, वो भी आपको काम होते हुए नजर आएगी। इजराइल यहां पर आइसोलेशन का यहां पर सामना कर रहा है, तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। मेटाफोरिकली डिसमेंटलिंग ओवर की अगर बात की जाए यहां पर लिटरल, तो मेटाफोरिकली या डिसमेंटलिंग की जो बात की जाए, निजामी तबाही, क्या बेसिकली यहां पर कहा जाए, निजामी जो तबाही है उसकी बात की जा रही है। ओवर लिटरल, ओवर जो यहां पर लिटरल लफ्जी जो यहां पर तबाही की बजाय बल्कि क्या हो रहा है यहां पर निजामी तबाही की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या था, आर्टिकल क्लैरिफाइज द डेथ टू अमेरिकाज आर इजराइल वाज नेवर कॉल फॉर जेनोसाइड ऑफ देयर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जेनोसाइड का नहीं कहा जा रहा, बल्कि इंपीरियलिस्टिक रूल का कहा जा रहा है, इंपीरियलिज्म की बात की जा रही है। यूएसए इंपीरियलिज्म, जो यूएसए की हेजमनी है बेसिकली, उसकी बात की जा रही है कि यहां पर वो जो है क्या होनी चाहिए, यहां पर खत्म होनी चाहिए, वो एंड होनी चाहिए, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद है यहां पर लेसन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की जाए तो ईरान ने देख ले कि यहां पर अयातोल्ला खमेनी की जो है यहां पर लाश को भी जाहिर नहीं दिया। अब ये चे गुवेरा था, यहां पर जो बात की जा रही है, चे गुवेरा अर्जेंटीना का रेबेलियन जो यहां पर क्यूबन रेवोल्यूशन के अंदर फिडेल कास्ट्रो का साथ देते हुए नजर आया 1967 के अंदर। कब? 1967 के अंदर इसके जो है इसको यहां पर मारा गया, इसके हाथ भी यहां पर काट दिए गए और तस्दीक के लिए इसके हाथ काट कर लेकर जाए गए और शनाख्त यहां पर की गई कि वाकई ये है या नहीं है। ये हिसाब लगा लें, अर्जेंटीना के अंदर लेकर गए, पहले उसके यहां पर शनाख्त की गई। चे गुवेरा की बात कर रहे हैं। चे गुवेरा कौन था? यहां पर रेबेलियन था, जो क्यूबन रेवोल्यूशन जो आया था 1959 के अंदर फिडेल कास्ट्रो के अंदर, ये साथ था ये बंदा, ठीक है। उसके बाद यहां पर मोहम्मद कजाफी वाला केस आपके सामने, लीबिया वाला, ठीक है। 2011 के अंदर यहां पर अरब स्प्रिंग हमें देखने को मिला, 4th फेज ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है, जो सोशल मीडिया के जरिए जो है यहां पर रेवोल्यूशन आते हुए हमें नजर आया। अरब स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो फिर यहां पर क्या हुआ कि ये मोहम्मद कजाफी देखने को मिले, तो यहां पर इनकी भी जो हमें यहां पर डेथ देखने को मिली, ठीक है। इसके अलावा और भी है, मोहम्मद नजीबुल्लाह, उसको मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो बता दिया। उसके बाद निकोलायत भी था जो रोमानियन था बेसिकली, उसके बारे में भी हम डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। लेकिन ये है कि ये पॉइंट्स आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। इनका जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सीन क्या था, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक डायलेमा फॉर न्यू दिल्ली हिंदुत्व प्रोजेक्ट। अब आपको पता है कि यहां पर मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि यहां पर हो क्या रहा है कि स्ट्रैटेजिक डायलेमा फॉर न्यू दिल्ली हिंदुत्व प्रोजेक्ट। अब यहां पर अगर देखा जाए तो भाई एक तरफ तो जो है यहां पर मोदी गवर्नमेंट किसके क्लोज है? इजराइल के क्लोज है, वही चीजें जो मैं पहले बता चुका हूं। उसके बाद यहां पर बक्सी मीटिंग को जो है यहां पर कल अटेंड कर रहा है। और उसके अलावा अब अगर देखा जाए तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर ईरान तो चाहता नहीं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो, ठीक है। वो इंपीरियलिज्म की बात करा, भाई इसका एंड होना चाहिए, ये बात है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो जो इंपीरियलिज्म है या यहां पर जो है वो इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया, ठीक है। आया पास्ट में अगर देखा जाए, फिर इजराइल के साथ रिलेशंस देखने को मिले, तो ये सारी चीजें आप कह सकते हो कहीं ना कहीं पर कॉलोनियल मेंटालिटी आज भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कॉलोनियलिस्ट फ्रेमवर्क जो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए ऑनरस जो है यहाँ पर मुश्किल जो है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट फॉर पाकिस्तान। अब एक तरफ यहां पर ईरान क्लोजेस्ट है पाकिस्तान के, अब जो यहां पर जो यूएसए की इंपीरियलिज्म का खात्मा चाहता है ईरान, अब पाकिस्तान भी उसके क्लोज है यूएसए के और ईरान के भी क्लोज है। इसके क्लोज होने के वजह से तो है यहां पर दोनों के दरमियान सुलह करवाई गई, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑनरस अगर देखा जाए, ऑनरस मींस रहेगा आपका मुश्किल, डिफिकल्ट, डिप्लोमेटिक है। टाइम फ्रेंड की अगर मीडिएटर पाकिस्तान ने जिस तरह दोनों के दरमियान में यहां पर सुलह करवाई, ह्यूमैनिटेरियन मैंडेट की अगर बात की जाए, देखे पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर यही चाहता है कि स्टेबलाइजेशन हो यहां पर।
उसके बाद पैलेस्टाइनियन की जो स्टेटहुड की बात करता है पाकिस्तान, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है पाकिस्तान। तो ये चीज़ें पाकिस्तान के जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। वाइल पाकिस्तान मेंटेन इट्स इन्वॉल्वमेंट इट्स स्ट्रिक्टली लिमिटेड स्टेबलाइजेशन है, सीज फायर मैनेजमेंट है, प्रिवेंटिंग द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो ये पाकिस्तान के बेसिकली यहाँ पर एजेंडाज हैं, इनके ऊपर बेसिकली पाकिस्तान की हमें लिमिटेशंस देखने को मिलती है। ठीक है भाई, यहाँ पर लिमिटेड है, यहाँ तक इनकी हदूद है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। ये बेसिक एक जनरल एनालिसिस था, डिस्कशन थी जो हमने डिबेट अभी की कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि ईरान की तरफ से क्या यहाँ पर आए थे, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब बात करते हैं बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड द JCPOA के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली फोकस JCPOA के ऊपर रहेगा, लेकिन पहले सबसे पहले मीटिंग के ऊपर जो अभी यहाँ पर 19 जून को होने जा रही है फ्राइडे वाले दिन, इसके ऊपर थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे और देन जो है आगे हम टॉपिक की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है, ओवरव्यू देता जाऊंगा, आपने चीजों को नोट कर लेना। ठीक है, ज्यादा देर इसके ऊपर नहीं लेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, देखें इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, यहाँ पर इसको आपने नोट करना है। देखिए एक तो आपका यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर जो आपका अभी एग्रीमेंट होने जा रहा है 19 जून को। ठीक है, अब 19 जून को यहाँ पर जो है वो कह लें कि फ्राइडे वाले दिन जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर बेसिकली होने जा रहा है। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली जो है साइन कर लिया गया है और कॉन्फर्मेशन ईरान की तरफ से भी कॉन्फर्मेशन हो चुकी है, यूएसए की तरफ से भी, और शहबाज शरीफ साहब ने तो पहले भी यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर यहाँ पर साइन जो है वो हो जाएंगे, तो हो चुके थे। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई यहाँ पर कॉन्फर्मेशन के इनके अंदर जो है आगे इनके दरमियान में जो है एग्रीमेंट होने जा रहा है। अब इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दाज हैं जो मेन यहाँ पर जब यहाँ पर पब्लिश नहीं हो जाता है जितनी देर तक, उतनी देर तक क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन जो पहले यहाँ पर जो है वो हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि 14 पॉइंट्स है बेसिकली, इसके अंदर क्या क्या है। तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ। देखें सबसे पहले अगर देखा जाए, यहाँ पर तमाम मुआवजों पर बात की जा रही है कि जितने भी फ्रंट्स के ऊपर वॉर लड़ी जा रही है, एक तो उनको रोकना है, दूसरा अगर देखा जाए तो जितने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ब्लॉकेड किया गया है ईरान की तरफ से, उसको रीओपन किया जाएगा। यूएसए की तरफ से जो यहाँ पर ब्लॉकेड किया गया ईरानियन शिप्स को, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है वो सैंक्शंस को या रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा यूएसए को। थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल जो 30 डेज के अंदर कंप्लीटली इसको खोलना पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो अमेरिकी जितना भी विदड्रॉ होगा यहाँ पर यूएसए मिलिट्री फोर्सेस का विदड्रॉ। उसके बाद ईरान अंदरूनी तौर पर जो है वो कह लें कि ईरान ने जो है वो अंदरूनी तौर पर जो यूएसए है वो मुदाखलत यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तामीर नौ के लिए बेसिकली यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, $300 बिलियन की बात की जा रही है। कितने यहाँ पर $300 बिलियन की, जिसको यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड जो है यहाँ पर जो है वो पैसे दिए जाएंगे, डॉलर दिए जाएंगे ईरान को, बेसिकली ये बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पर अमेरिका क्या करेगा कि यूएसए के 24 जो है यहाँ पर जो फ्रोजन है यहाँ पर बेसिकली फ्रीज किए गए एसेट्स, तो वो यहाँ पर 24 बिलियन के यहाँ पर क्या करेगा, रिलीज करेगा, उसके ऊपर रिलीफ देगा, सैंक्शंस हटाएगा बेसिकली, और इसको स्टेप बाय स्टेप करेगा। कुछ जो है एग्रीमेंट से पहले यहाँ पर करना पड़ेंगे, कुछ बाद में करना पड़ेंगे, तो ये हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद है यहाँ पर जो 60 डे का ये बेसिकली मुआहदा रहेगा, यहाँ पर 60 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, जो परमानेंट सीज फायर की तरफ जाना पड़ेगा। मुज़ाकरात के दौरान कोई अमेरिकी पाबंदियां यहाँ पर जो है वो नहीं लगाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है ईरान एटम बॉम्ब जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि न्यूक्लियर जो है यहाँ पर कैपेबिलिटीज को इन्हांस नहीं करेगा यहाँ पर ईरान। ठीक है, उसके बाद है मुआहदे की निगरानी के सलामती कौंसिल करारदाद से लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर सिक्योरिटी काउंसिल से जो इसको अप्रूव भी करवाया जाएगा। मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई अभी बात नहीं होगी, वो लेटर बात होगी इसके ऊपर के इसके ऊपर जो है वो कह ले कि कितने सालों के लिए जो है वो कह ले के बैन लगाया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर 20 ईयर्स का बोला जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि 15 ईयर्स तक कोई बात हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, ईरान के अमी प्रॉक्सीज जितने भी ग्रुप्स के बारे में भी अभी कोई बात यहाँ पर चीज़ देखने को नहीं मिली। और उसके अलावा अगर देखा जाए डेयर हस्बैंड, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर यहाँ पर कह ले कि JCPOA की तरह अगर इसको साइन किया जाता है तो इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अब JCPOA को जो साइन किया गया 20 मंथ लगे, लेकिन इसको जो साइन किया जा रहा है 20 डेज
60 डेज की जो बात की जा रही है यहाँ पर कि इसके अंदर जो है वो फाइनल जो है वो हम एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। अगर ये चीज़ें हम जो है ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमें यहाँ पर पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो G7 की मीटिंग हो रही है, ऑलरेडी यहाँ पर ट्रंप जो है हाजिरी दे दी है वहाँ पर, तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सुपर पावर रीजनल कॉन्फ्रेंस क्या है कि यहाँ पर ट्रंप की तरफ से भी कंफर्मेशन हो चुकी है और तेहरान की तरफ से भी कंफर्मेशन हो चुकी है। अनलॉकिंग ग्लोबल कॉमर्स, यहाँ पर ट्रेड को दोबारा खोला जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाएगा, तजारत को बहाल किया जाएगा बेसिकली। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं जो हम ऑलरेडी जो है 14 पॉइंट्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर जब इनकी जो है वो कह लें कि फर्दर अगर कोई यहाँ पर इसके ऊपर डेवलपमेंट्स आती है तो देन जो है हम डिस्कस कर लेंगे, उसके ऊपर भी एनालिसिस हम कर लेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान की तो क्या लें कि यहाँ पर जो है वो डिप्लोमेसी को यहाँ पर सराहा गया है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। या पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी का अपना रोल प्ले किया, ठीक है, शटल डिप्लोमेसी भी आप कह सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह पाकिस्तान एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया, एज ए यहाँ पर फैसिलिटेटर या एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया। ठीक है, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा यही है कि यहाँ पर रीजनल लेवल पर क्या हो, सिक्योरिटी एंड पीस होना चाहिए। ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है पाकिस्तान को यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो है यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से भी काफ़ी सराहा गया, यूरोपियन कंट्रीज ने भी काफ़ी सराहा, उसके बाद कतर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, और ये तो साथ थे ही थे। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली यहाँ पर इश्यू आ रहा है कि तेल अवीव डिसकंटेंट फ्रेजिलिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पर द ऑफ द अकॉर्ड। अब सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है ना यहाँ पर बिटरनेस है, जो कड़वाहट हमें देखने को मिल रही है इजराइल ये चाहता है कि लेबनान के अंदर जितनी देर तक हिजबुल्लाह यहाँ पर विदड्रॉ नहीं होगा उतनी देर तक हम यहाँ पर जो वो जारी रखेंगे। अब आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक चीज डिस्कस की थी, ट्रंप ने बार बार जो है यहाँ पर क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया कि इजराइल को लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, ये एक मीनिंगलेस है। ठीक है, तो यहां पर कहीं ना कहीं पर यह नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो अब अगर देखा जाए तो यहां पर इजराइल तो बिल्कुल भी एक चीज एक्सेप्ट करने के ऊपर नहीं है। अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट आप जाकर चेक करेंगे, आपको यहां पर पता चल जाएगा कि बेसिक इजराइल नहीं चाहता कि यहां पर ये सीज फायर हो, ये नहीं चाहता कि यहां पर लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो है यहां पर रहे। ठीक है, हिजबुल्लाह के ऊपर तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब दो चीजें, पैलेस्टाइन के अंदर कौन है, हमास है, लेबनान के अंदर कौन है, हिजबुल्लाह है। दोनों क्या है, दोनों को क्या कहा जा रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप कहा जा रहा है, और ये भी ब्लेम लगाया जा रहा है कि ईरान इन दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये चीजें भी सामने है। ठीक है, एंडिंग नॉर्दर्न फ्रंट है, जितने भी वॉर वगैरह है तो वो यहाँ पर खत्म की जाए, लेकिन यहाँ पर अभी भी इजराइल की तरफ से जो है यहाँ पर जो है वो कह लेके खत्म नहीं की गई चीजें। ठीक है, नेविगेटिंग फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स हो सकती हैं। आपको पता है कि यहाँ पर प्रिलिमिनरी ब्लूप्रिंट की अगर बात की जाए, यहाँ पर द ऑथर नोट्स दैट जेनेवा साइन, देखे जो भी जेनेवा के अंदर ये जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, इसकी क्या वर्थ होगी, क्या क्या फ्यूचर हो सकता है। देखें 2015 के अंदर यहां पर ओबामा जीसीपोआ यहां पर साइन किया गया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ये जो P5 जो आपके परमानेंट कंट्री है प्लस आपका 1 यूरोपीय यूनियन है, जर्मनी वगैरह, तो यहां पर देखा जाए इसको साइन किया गया 2016 के अंदर, इसको इंप्लीमेंट किया गया। यहां पर 20 मंथ जो है इसके ऊपर लगे यहां पर। ठीक है, अब 2018 के अंदर यहां पर क्या हुआ कि ट्रंप ने इससे विड्रॉ कर लिया। 2020 आया, यहां पर जो बाइडेन की गवर्नमेंट आती है तो जो बाइडेन ने क्या किया, दोबारा इसको ज्वाइन कर लिया, एंट्री मारी, भाई होना चाहिए। फिर यहां पर ट्रंप आते हैं, इससे फिर विड्रॉ देखने को मिलता है, फिर तो हमें वॉर ही डायरेक्ट देखने को मिलती है। तो अब जो जेनेवा के अंदर साइन किया जा रहा है उसकी क्या वर्थ हो सकती है, क्या वो यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा या उसको भी इसी तरह बार बार जो है कह लेके दोबारा जो विड्रॉ देखने को मिलेगा यूएसए का। ठीक है, ये चीज भी है, तो ये अभी काफी टाइम लगेगा इसके ऊपर अभी। ठीक है, अभी चीजें जो है आगे चलेगी। तो आई होप आपने इस टॉपिक को यहां पर अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बजट की। आपको पता है कि बजट 2026 टू 2027 इसके ऊपर डिबेट रहेगी। देखें एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इन दोनों टॉपिक के अंदर लास्ट के अंदर हार्श क्रिटिसिज्म है, थोड़ा पर्सनल भी है, थोड़ा पॉलिटिकल भी है, वो हम चीजें ऐड नहीं करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हमारा जो है वो एजुकेशनल पर्पस है, हमारा जो है एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन रहने वाली है, डिबेट रहने वाली है, एनालिसिस रहने वाला। ठीक है, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। बात करते हैं कि बजट जो यहां पर पेश किया जा रहा है भाई 2025, 26 और 27 वाला, जो 12 जून को यहां पर पार्लियामेंट के अंदर हमें डिबेट होती हुई नजर आई। अब इसको यहां पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जा रहा है, जो मिनिस्टर्स हैं बेसिकली, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है बेसिकली, उनकी तरफ से। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर और भी काफी चीजें हमें या डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए सरफेस लेवल सक्सेस की बात की जा रही है कि कॉन्फिडेंट ट्रेजरी बेंच की अगर बात की जाए, देखिए गवर्नमेंट यहां पर मिनिस्टर्स एग्जिबिटेड
एग्जिबिटेड रेयर कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग। तो यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग के अंदर कहा क्या गया कि एक तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है उसको कम किया जा रहा है, उसके अलावा जो जितने भी सैलरीज क्लास है उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उसके अलावा जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज और भी क्लियर की जा रही है कि ये जो IMF का फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ये किया जा रहा है, उसके दायरे कार में रहते हुए ये बेसिकली यहाँ पर रिलीफ दिया जा रहा है। तो आप एक चीज समझ लें कि जो बजट है 2026 और 27 का, ये किसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है, बेसिकली IMF के है। ठीक है, एक चीज तो यहां पर क्लियर होगी। सो फॉर अब तक जो है यहां पर हमें जो देखने को चीज मिल रही है, तो ऑप्टिमिज्म रिमेन्स अ फ्रेजाइल फेसिंग अपकमिंग पार्लियामेंट्री कमेटी। देखें अभी भी जो यह बजट पेश किया जा रहा है इसके अंदर अभी भी एडजस्टमेंट की जा सकती हैं, अभी भी इसके अंदर कोई ना कोई तजावीज दी जा सकती हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये है। अब यहां पर जो यूथ बल्ज है एक तो उसको भी यहां पर जो इग्नोर किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर भी, उसके बाद अगर देखा जाए डैम्स के ऊपर सिर्फ जो है वो कह ले कि बहुत कम जो है यहां पर रकम इसके लिए जो वो मुख्तस की 103 बिलियन रुपीस किए गए, जबकि आपको पता है नेचुरल डिजास्टर जो है यहाँ पर जो है पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, एक चीज ये भी है। उसके बाद अगर देखा जाए कुछ जो चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, परसिस्टेंट बैड हैबिट्स की बात की जा रही है, पुरानी आदतें बेसिकली आप इसको बोलेंगे। ठीक है, नॉन ट्रांसफॉर्मेटिव ब्लूप्रिंट। अब यहां पर हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से यह बजट है जो तरक्याती हो सकता है, लेकिन जो है यहां पर एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं तो यही पुरानी आदतें यहां पर रिपीट की जा रही है। सबसे पहले तो रियल एस्टेट एडिक्शन की बात की जाए तो अब आपको पता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसका रोल हमें देखने को मिलता है, यहां पर रियल एस्टेट का। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी, तो उनको भी यहां पर रिलीफ दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ब्यूरोक्रेटिक जनरसिटी। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को और ज्यादा जो है यहां पर सराहा जा रहा है भाई। ठीक है, उसको और ज्यादा प्रोवाइड किया जाए तो अगर देखा जाए तो यहां पर 7% जो है हमें यहां पर इनकी सैलरी जो है इंक्रीज होते हुए नजर आएंगी। ठीक है, तो यहां पर ब्यूरोक्रेसी को भी काफी रिलीफ दिया जा रहा है। उसके बाद है ग्रोथ डेफिसिट की बात की जाए, जो यहां पर ग्रोथ होनी चाहिए तो वो यहां पर कहा जा रहा है कि इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही। ये टोटली अगर देखा जाए तो टर्म्स एंड कंडीशन किसके, यहां पर IMF की है। लेकिन यहां पर जो रिक्वायर चाहिए थे, स्ट्रक्चरल ग्रोथ चाहिए थी, ताकि पॉपुलेशन जो यहां पर गुर्बत में लोग यहां पर जो जुलस रहे उसको वहां बाहर निकाला जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब आपके सामने कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, क्या ये बजट इससे हमें निकाल पाएगा, एक चीज तो ये भी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, जनरल एनालिसिस बेसिकल रहने वाला है। तो ये जो प्रायोरिटी पर चीजें देखने को मिली है ये देखने को मिली। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए सोशो इकोनॉमिक फॉल आउट एंड फ्यूलिंग रिसेंटफुल यूथ बल्थ की बात की जाए, देखें सबसे पहले देखें इकोनॉमिक इमोबिलाइजेशन की बात की जाए। देखें यूथ के ऊपर जो है यहां पर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की। जितनी देर तक आप ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उतनी देर तक हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स का किस तरह फायदा उठा सकते हैं। जो हमारे पास 65% जो है यहां पर आबादी है अंडर 30 एज की। ठीक है, जब यहां पर एजुकेशन के ऊपर जो है वो खर्च नहीं करेंगे, हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, तो तब यहां पर क्या हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया जा रहा तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगी यहाँ पर, नहीं होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखने को मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके सामने देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, तो इनको यहाँ पर कहाँ पर रखा गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। एनाटॉमी ऑफ द पुश बैक की अगर बात की जाए तो यूथ बल्ज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो वो कह लेकर प्रोटेस्ट वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट आप कह सकते इमरजेंस ऑफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट देखने को मिल रही है एंड पार्ट्स ऑफ KPK। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो यह लॉन्ग रनिंग डीप सीटेड इंसर्जेंसी बलूचिस्तान के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर अनवेवरिंग इलेक्ट्रोनिक एंड ग्रास रूट्स स्पोर्ट एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर PTI है, रिसेंट वेव ऑफ डिसरप्टिव राइट्स बेस्ड प्रोटेस्ट यहाँ पर कश्मीर के अंदर जिस तरह हमें अभी प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिले, तो इसके अंदर अगर टोटली अगर देखा जाए तो यंग पीपल हैं और ये वो एजुकेटेड क्लास है जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है और डिमांड कर रही है। अब यहां पर बात की जा रही है स्टेट एज ए बैड फेथ की बात की जाए। अब ये बजट पेश किया जा रहा है और बजट के ऊपर ये चीजें देखने को मिल रही है कि यहां पर किसको जो है यहां पर जो है वो कलर रिलीफ दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा। जो इंपोर्टेड चीज थी यहां पर ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी, वो भी देखने को नहीं मिली। तो काफी यहां पर तहफुजात हैं जिनको जो है सामने नहीं रखा गया। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर सैलरीज जो पर्सन है, अब उनके ऊपर भी अगर देखा जाए तो बात करते हैं, नेक्स्ट भी बात करेंगे कि 550 जो है बिलियन रुपये उनसे इकट्ठा किया गया, टैक्स कलेक्ट किया गया, लेकिन उनको दिया कितना जा रहा है रिलीफ, ओनली 50 बिलियन का। तो ये भी काफी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहां पर जो ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं बेसिकली स्ट्रगल फॉर बेसिक राइट्स के लिए कर रहे हैं।
बेसिक राइट्स यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात की जा रही है। जो भी यहाँ पर हमें यहाँ पर कह ले कि ये प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिल रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट ऑलरेडी आपको पता है कि जनता और गवर्नमेंट के दरमियान में हमें देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। कोरोजन ओवर द ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको पता है कि किस तरह जो है गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी सुपरमेसी जो वो बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। ब्लैटेंट यहाँ पर इलेक्शन मैनिपुलेशन आपके सामने ही है, वायलेंस आपके सामने है, सप्रेस इट्स पॉपुलिस, ये भी चीज़ें आपके सामने, ठीक है। तो काफ़ी हार्श क्रिटिसिज्म था जिसको हमने यहाँ पर अवॉइड किया और हमने एक एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर डिस्कशन की, ठीक है। देखिए हमारा, मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो पर्पज़ है वो बेसिकली यहाँ पर एजुकेशनल है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए बाई कैमरल ग्रिड लॉक की बात की जाए, पॉलिटिकल सिंसेरिटी, टैक्टिकल पोस्चरिंग जो हमें यहां पर इकोनॉमिक पैकेट के ऊपर देखने को मिल रहा है, ऑपोजिशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। अब देख ले कि जो यहां पर पार्लियामेंट था, आपका क्या पर्पस था पार्लियामेंट का, यहां पर डेमोक्रेसी के अंदर क्या रिप्रेजेंटेटिव बना जाएं और यहां पर जो अवाम के इश्यूज है, जो अवाम के मसाइल हैं, उनको बैठकर डिस्कस करें, उनके ऊपर डिबेट करें। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रहा है। तो अब ये जब चीज़ें रहेंगी तो मुल्क के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस किस तरह इंश्योर करवाई जा सकती है, ठीक है। ये भी एक चीज़ है ना। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर फ्रैक्चर्ड रिस्पॉन्स ऑफ द रीडरलेस की बात की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से, कि ऑपोजिशन की तरफ से यहाँ पर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हमारा पर्पस मैंने पहले बता दिया कि एग्जाम ओरिएंटेड है, हमारा एनालिसिस करना जो है वो एक बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए प्रेडिक्टेबल रिजेक्शन की, नॉन सीरियस पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स एक्सपेक्टेड द पाकिस्तान तहरीक साहब की बात की जा रही है यहाँ पर टू एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इन्विटेशन टू साइन कलेक्टिव इकोनॉमिक पैकेट, जिसको नाम दिया जा रहा है चार्टर ऑफ इकोनॉमी। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी बोला जा रहा है कि भाई ये जो बजट है ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, इसके अंदर हर किसी को रिलीफ दिया जा रहा है, इसलिए जो अपोजिशन को यहाँ पर इनवाइट किया गया कि भैया आप आओ और इसको साइन करो, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उनकी तरफ से भी यही कहा गया। इंटरनल फैक्शनल फ्रिक्शन की बात की जाए तो अगर जमात के अंदरूनी देखा जाए तो इसमें भी हमें तोड़ फोड़ देखने को मिलती है, वो भी हमें कोई कह ले कि एक पेज के ऊपर स्टैंड करते हुए नजर नहीं आती। अब ये चीज़ अभी प्रैग्मेटिक एंड कंडीशनल विंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई यार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ऑटोनॉमस सिलेक्शन कमीशन होना चाहिए और उसके बाद पॉलिटिकल ब्रीदन रूम होना चाहिए जहाँ पर सियासी थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, तो ये चीज़ है। उसके अलावा अगर देखा जाए हार्ड लाइन विंग की अगर बात की जाए तो कुछ चीज़ें हैं जो अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हार्श इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द कॉमन मैन, तो जो यहाँ पर कॉमन मैन को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि बजट के अंदर जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं दी जा रही, ठीक है। तो नॉन पार्टीजन क्राइसिस की बात की जाए तो कंपाउंडिंग क्राइसिस ऑफ इन्फ्लेशन है, अनरीजन अनबेयरेबल टैक्स बर्डन यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है कॉमन मैन को, लेकिन रिलीफ क्या है, उल्टा उतना दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, एक चीज़ ये भी है, ठीक है। तो ट्रस्ट डेफिसिट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बात की थी कि गवर्नमेंट और पब्लिक के दरमियान में जो ट्रस्ट डेफिसिट है या लोग यहाँ पर टैक्स चोरी क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना, लोग टैक्स देना क्यों नहीं चाहते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि यहाँ पर आवाम को ये यकीन ही नहीं हो पा रहा कि जो हम टैक्स देंगे क्या वो हम पर यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ है, इसीलिए जो है यहाँ पर टैक्स चोरी करते हैं। तो ये चीज़ भी है। रिजेक्टिंग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की अगर बात की जाए, इस पॉइंट को भी यहाँ पर आप स्किप कर सकते हैं। बर्डन ऑफ सिंसेरिटी ऑन द रूलिंग कोalition की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर इंटरनल जो मामलात हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए द कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूड डेडलॉक अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन है, तो अब यहाँ पर जो है वही बात है कि अपोजिशन के लिए क्या हो सकता है, क्या इसको घेरा जा रहा है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है यहाँ पर, कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सैलरी पर्सन है उनको रिलीफ दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको रिलीफ दिया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स यहाँ पर जो फील्ड है उनको यहाँ पर दिया जा रहा है, जो शोबे हैं, उसके बाद रियल एस्टेट को यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। टोटली फोकस जो है यहाँ पर इस बजट का बेसिकली टैक्स कलेक्शन के ऊपर है, न्यू टैक्स यहाँ पर नहीं लगाए जा रहे, बेसिकली ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा इसका जो है वो निचोड़ है, आप इसके पॉइंट जो वो ऐड करते जाएंगे, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट जो है वो वोकैब की तरफ, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, विल्ट। विल्ट बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली टू ड्रूप और लूज स्ट्रेंथ, क्या होना, मुरझा जाना या ताकत का यहाँ पर खो जाना। तो स्पेशली अगर देखा जाए तो प्लांट्स के अंदर या इमोशनली आप बोल सकते हैं। ड्रूप और वेदर ऑपोजिट क्या बनेगा, फ्लरिश या स्ट्रेंथन आप इसको बोलेंगे।
सेकंड वर्ड बेसिकली हमारे पास रहेगा डिस्ट्रॉट, बहुत इजी वर्ड है। एक्सट्रीमली अपसेट को बोला जाता है या एजिटेटेड को, परेशान कौन सूरत हाल बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, शदीद परेशान होना, डिस्ट्रेस्ड या एजिटेटेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, काम या कंपोज्ड आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, बिलेटेडली। बिलेटेडली मींस क्या रहेगा, हैपनिंग लेटर देन एक्सपेक्टेड आर टू लेट, ठीक है, ताखीर का शिकार हो जाना बेसिकली, ठीक है, लेट या डिलेड। ऑपोजिट क्या बनेगा, अर्ली या प्रॉम्प्टली आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इम्ब्रोलियो, बहुत इजी वर्ड है। इम्ब्रोलियो मींस होता है कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजन सिचुएशन को बोला जाता है, उलझन वाली सूरत हाल या परेशान कौन सूरत हाल बोल सकते हैं, कंफ्यूजन या मैस बोल सकते हैं, पेचीदा सूरत हाल भी बोल सकते हैं। ओपोजिट क्या बनेगा, क्लैरिटी या ऑर्डर आप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कन्वेंड। कन्वेंड मींस होता है इजलास का बुलाना बेसिकली, गैदर्ड आर असेंबल्ड फॉर अ मीटिंग, मीटिंग के लिए इकट्ठे होना, ठीक है, असेंबल्ड या गैदर्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिस्पर्स्ड या स्कैटर्ड आप इसको बोलेंगे, ठीक है। वर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पर, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मींस क्या होता है, बेसिकली प्रेडिक्शन करने को बोला जाता है, पेशन गोई करने को बोला जाता है, फ्यूचर आउटकम्स स्पेशली इन मेडिसिन, ठीक है, फोरकास्ट करना या प्रेडिक्शन। ऑपोजिट क्या बनेगा, अनसर्टेनिटी या इग्नोरेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, क्लोसल। बहुत इजी वर्ड है। क्लोसल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज होना, ठीक है, बहुत बड़ा होना, ह्यूज होना, जाइग्नेटिक बोल सकते हैं या इनॉर्मस, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, टाइनी या स्मॉल बोलेंगे। वर्ड क्या रहेगा, मेजमेरिक। मेजमेरिक बहुत इजी वर्ड है, फैसिनेटिंग या हिप्नोटिकली अट्रैक्ट जो करता है अपनी तरफ उसको बोला जाता है, हिप्नोटिक बोल सकते हैं या कैप्टिवेटिंग। उल्टा क्या बनेगा, बोरिंग या डल को बोला जाता है। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा यहाँ पर, वेयर विदॉल। वेयर विदॉल मीन्स होता है टू मीन्स आर रिसोर्सेज, वसाइल का होना कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, ठीक है, रिसोर्सेज या मीन्स। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, इनएबिलिटी या शॉर्टेज। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कांग्रीगेशन। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली इज्तिमा को बोला जाता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर वर्शिप और मीटिंग के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं, असेंबली या गैदरिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, डिस्पर्सल बोल सकते हैं या स्कैटरिंग, ठीक है। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।